वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की टीम डिक्लेयर हो गई और जो टीम डिक्लेयर हुई है वो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों में से किसी को भी शक था कि ये टीम इसके अलावा कुछ और भी डिक्लेयर हो सकती है? और ये मैं कहूंगा कि ये रोहित शर्मा और अजीत आगरकर का प्रवचन नंबर 2 था। प्रवचन नंबर 1 था जो एशिया कप के लिए इन्होंने टीम डिक्लेयर की थी। और बीसीसीआई, मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था एशिया कप के जो टीम डिक्लेयर हुई थी उसके बाद कि ये बीसीसीआई ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया है कि उन्होंने कप्तान को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आए। अब उससे फायदा या नुकसान क्या होता है? देखिए, बीसीसीआई नॉर्मली चीफ ऑफ सेलेक्टर्स जो है वही टीम डिक्लेयर किया करता था पहले, लेकिन अब ये जो कप्तान को लेके आए हैं तो इसमें इन्होंने एक चीज को रूल आउट कर दिया है, जो कि अब ये टीम की परफॉर्मेंस खराब अगर हो जाती है मान लीजिए बदकिस्मती से, तो कप्तान कभी भी चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर या सिलेक्शन पैनल को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही टीम डिक्लेयर कर रहा है या टीम डिक्लेयर करने के टाइम पे वो है अवेलेबल और वो आंसर भी दे रहा है जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस का, तो फिर वो किस मुंह से अपनी खराब परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर पाएगा और उसको वो कैसे सिलेक्टर्स के ऊपर ब्लेम कर पाएगा? तो ये बीसीसीआई का बहुत ही स्मार्ट मूव था। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को शायद ये बात समझ में नहीं आई, या रोहित शर्मा इतना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। तो ये रोहित शर्मा को समझना चाहिए कि अब जो कुछ भी होगा, देखिए, जीत की जिम्मेदारी या जीत का जो क्रेडिट है वो तो हमेशा कप्तान को मिलता है, लेकिन हार की जो प्रॉब्लम होती है वो कप्तान को झेलनी पड़ती है। लेकिन पहले आज से कुछ पिछले 15-20 सालों से आप ये देख लीजिए कि हमेशा कप्तान इस तरह का कुछ एक एस्केप रूट निकालने की कोशिश किया करते थे कि मुझे तो वो टीम मिली ही नहीं जो मैं चाहता था। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे रोहित शर्मा ने वही जवाब दिए जो कि कोई भी थ्योरेटिकली करेक्ट आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कनिंगली उसने एक चीज छुपा ली है। इस पूरी टीम में मुझे सिर्फ एक चीज नजर आती है, पता नहीं आप लोगों को नजर आती है या नहीं। अगर आप लोगों को नजर आती है तो मुझे जरा कमेंट करके जरूर बताइए आप कि इसमें पूरी टीम में मुझे ये एक नजर आता है डर बल्लेबाजी के फेलियर का। ये रोहित शर्मा ने कहा नहीं, बहुत क्लेवरली और कनिंगली उसने ये बात छुपा ली, लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 बार कम से कम उसने ये कहा है कि वी आर लुकिंग फॉर डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? डेप्थ में उसने क्लियर कट ये नहीं कहा मुझे बॉलिंग की डेप्थ चाहिए, उसने कहा मुझे बैटिंग की डेप्थ चाहिए। तो अब मुझे तो क्वेश्चन, अगर मैं जर्नलिस्ट वहां होता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं तो रोहित शर्मा से सीधे क्वेश्चन पूछता कि आप ये बताइए कि आपका हर मैच में 320 रन बनाने का प्लान क्या है, और जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस चल रही है क्या आप वो बना सकते हो? खैर, हम पहले ये देखते हैं कि रोहित शर्मा ने क्या क्या जवाब दिए। सबसे पहला क्वेश्चन अजीत आगरकर से हुआ जब उसने कहा, जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि 1-2 प्लेयर्स मिस हो गए? आप देखिए, अजीत आगरकर ने जो जवाब दिया, अजीत आगरकर के जवाबों का कोई मतलब नहीं है, और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा कुछ जवाब दिया भी नहीं जा सकता था कि नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर पिकिंग देमसेल्व्स अप और हमारे पास कुछ इश्यूज थे और कभी 1-2 नाम तो ऐसे हो ही जाते हैं। और किसी ने भी काउंटर क्वेश्चन ये नहीं किया कि आपने संजू सैमसन के बारे में सोचा या नहीं सोचा, या किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने सूर्य कुमार यादव को किस बेसिस पे ले लिया है। अब यहाँ पे ये अजीत आगरकर बोल रहा है कि हमारे पास फिटनेस इश्यूज थे श्रेयस अय्यर के, केएल राहुल के, और ये है और वो है, एंड वी हैव ट्राइड टू पिक द बेस्ट ऑफ द टीम। तो ये तो थ्योरेटिकली सही आंसर है। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते थे? और बैट्समैन पैदा करोगे क्या आप? इसके अलावा और कौन है? बदकिस्मती संजू सैमसन की ये है कि उसने मौके पर रन नहीं बनाए, इसलिए वो कंसीडर नहीं हो सका। हालांकि ये अजीत आगरकर ने नहीं कहा, लेकिन सच्चाई तो यही है। और अजीत आगरकर से ये इसके अलावा और किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि केएल राहुल को जो आपने पिक किया है तो फर्स्ट विकेट कीपर की तरह पिक किया है, सेकंड विकेट कीपर की तरह? अजीत आगरकर ने कोशिश की कि रोहित शर्मा जवाब दे, लेकिन वो जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो अजीत ने खुद ही जवाब दिया कि नहीं, देखिए
हमने केएल राहुल का तो वर्ल्ड में रिकॉर्ड बहुत फैंटास्टिक है और ये है वो है, और ईशान किशन तो ओपन करता है। लेकिन सच्चाई एक बात जो अजीत आगरकर ने छुपा दी वो ये है, जो कि अभी मीडिया में ये खबर है कि केएल राहुल ने जो 4 तारीख को जो एक पूरा 50 ओवर का मैच खेला था उसमें उसको विकेट कीपिंग करने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी बैठते टाइम। तो अगर इस तरह की तकलीफ है तो फिर एज अ विकेट कीपर तो केएल राहुल नहीं खेल सकता। खैर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केएल राहुल वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो जिस तरह का उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसका नीचे रहता है मैच की शुरुआत में, वो उस हिसाब से वो 5वें नंबर पे ही बैटिंग कर सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ शिकायत है जर्नलिस्ट से भी। ये लोग भी पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल स्पेस दे देते हैं ये टीम कैप्टन को। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि रोहित, आप ये जो फॉर्मेट है 50 ओवर वर्ल्ड कप का, इसको कैसा मानते हैं, मतलब T20 के कंपैरिजन में। अब रोहित शर्मा ने इसको क्या किया, इसको ट्विस्ट देके ले गया 2021 वाले वर्ल्ड कप के उसमें, कि नहीं देखिए वो फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट अलग है। हालांकि इसको यहाँ कहना चाहिए था कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट, और बाद में इसने कुछ समझाने की भी कोशिश की, क्योंकि 2021 में कह रहा है कि हमारे पास तो कुछ मौका ही नहीं था और हमको 2 मैचेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीतने थे और हम वो नहीं जीत पाए, इस वजह से हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप का फॉर्मेट जो है राउंड रॉबिन है और इसमें हमको 9 मैचेस खेलने को मिलेंगे। तो अगर शुरू के कुछ मैचेस गड़बड़ भी हो जाते हैं तो हमारे पास मौका है बाउंस बैक करने का। अब ये देखिए, बहुत ही डिफीटेड काइंड की मेंटेलिटी है। इस तरह का जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं अपने क्रिकेट कैप्टन से। ये आप शुरुआत में ही ये बोल रहे हो कि हम पहले 2 अगर मैचेस हार गए तो, हालांकि इसको डर है कि ये जो पहला मैच इसका ऑस्ट्रेलिया के साथ है चेन्नई में, यही हार जाएगा ये। और जिस तरह की बैटिंग हमारी चल रही है, हमारा तो रिकॉर्ड ही है पिछले 4 साल में, मेरे ख्याल से मैक्सिमम मैचेस में हमारे 50 रन पे 4 विकेट हो जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या आपका ये टेस्ट मैच हो। सब में हमारे 4 विकेट तो ऐसे गिरते हैं ऊपर से कि जैसे बिल्कुल पेड़ पे पके हुए फल लगे हुए हो। तो इसके बाद रोहित शर्मा से क्या ढंग के जवाब की उम्मीद की जा सकती है? ये तो यहाँ शुरुआत ही इस तरह से कर रहा है। हम इस टूर्नामेंट में बड़े कंफर्टेबल हैं कि अगर हम हार भी जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बात जर्नलिस्ट को भी ये करनी चाहिए कि भैया तुम नॉकआउट स्टेज में क्या करोगे। प्रॉब्लम ये है तुम्हारी कि जो 2021 वर्ल्ड कप था T20 का, उसमें वो ऑलमोस्ट नॉकआउट की तरह ही टूर्नामेंट का फॉर्मेट था। और टूर्नामेंट में जब नॉकआउट स्टेज में आप पहुंचते हो तो आपकी हालत पतली हो जाती है, ये सच्चाई है। अब यहां पे आपको टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज आपको मिलेगी 7वें मैच के बाद। इस वजह से आप बड़े खुश हो कि नहीं चलो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। जब ये प्रेशर नहीं होता है तब ये टीम अच्छा खेलती है, लेकिन जहां भी इनको नॉकआउट का बोल दो, इनके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती हैं। अब आप देखिए, ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के मेकअप आर्टिस्ट की मैं दाद देता हूं। क्या शानदार मेकअप करके आया है रोहित शर्मा, बिल्कुल फिल्म के हीरो की तरह लग रहा है। लेकिन वहीं इसको मैच में देखिए जरा, उड़े हुए बाल और बदहवास सी शक्ल और चेहरे पे बजे हुए 12 साफ साफ दिखाई देते हैं हमको कि नहीं? तो वो क्या होता है? वो प्रेशर होता है मैच का, नॉकआउट होने का। उसका कोई जवाब नहीं है रोहित शर्मा के पास। फिर इसने रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि ये जो इस बार का वर्ल्ड कप है बिल्कुल 2019 के वर्ल्ड कप की तरह है, उसका भी फॉर्मेट ऐसा ही था। और लेकिन इसने ये नहीं कहा कि वहां पे भी हुआ क्या था। हमारे ऊपर जब तक प्रेशर नहीं था तब तक तो हम बहुत बढ़िया खेले, तब तक तो मैंने 5 सेंचुरी भी रगड़ दी। लेकिन जैसे ही नॉकआउट आया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हमसे 240 रन नहीं बने। और याद है ना आपको रोहित शर्मा की रोती हुई शक्ल वहां ड्रेसिंग रूम में, जब आंसू निकल रहे थे इसके। तो ये इस वर्ल्ड कप में भी यही होने वाला है इसका। ये शुरू के 6-7 मैचेस तो बढ़िया खेलेंगे और उसके बाद जहां नॉकआउट आएगा इनकी सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। एक तो मुझे ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू गो आउट देयर एंड एग्जीक्यूट आवर प्लान्स एंड वॉन्ट टू सी व्हाट इज गुड फॉर आवर टीम। भाई साहब इसको जरा एक्सप्लेन भी कर देते कि व्हाट डू यू वांट टू एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो तुम? पिछले 4 साल से 50 रन पे 4 विकेट के अलावा तुमने और क्या एग्जीक्यूट किया है? मुझे तो याद नहीं। मेरी तो आंखें तरस गई हैं वो स्कोर देखने के लिए कि जब ये कभी वनडे में 150 रन पे 2 विकेट का स्कोर हमको दिखा दे।
चाहे वो चेजिंग कर रहे हो, चाहे वो स्कोर सेट कर रहे हो पहले बैटिंग करते हुए। टेस्ट मैचेस में भी वही हाल है इनका। और अभी हाँ, लेकिन नेपाल के अगेंस्ट इन्होंने किए 145 रन किए। नेपाल जैसी जबरदस्त बॉलिंग के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस बहुत ही कमेंडेबल था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं आई विल हैव टू ईट माय वर्ड्स, मैंने गलत कह दिया रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा ने उस बात का भी जवाब दिया कि कुछ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट मिस हो गए हैं तो उसका क्या हो सकता है। तो उसमें बड़े फिलोसफिकली उसने जवाब दिया कि नहीं, ये तो होता ही है, 15 की टीम है और 15 की टीम में देयर विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटमेंट। और फिर वो ले गया उसको वो 2011 में जो इसको खुद को सिलेक्ट नहीं किया गया था उस बात के लिए। लेकिन इसने एक्चुअली ये क्वेश्चन बेसिकली था यजुवेंद्र चहल के लिए, लेकिन इसको ये घुमा के फिर से ले आया बैट्समैन के ऊपर और कहता है कि नहीं नहीं, वी हैव टू लुक एट द बेस्ट कॉम्बिनेशन, डेप्थ देखना है हमको। ये डरपोक ये नहीं कह रहा है कि मुझे बॉलर नहीं भैया बैट्समैन चाहिए, क्योंकि मेरा हो चुका है टाइम खत्म, मुझसे तो आप कुछ उम्मीद करो मत। एक बैट्समैन जिसने वनडे में 10,000 रन बनाए हैं, जिसकी टीम में वर्ल्ड का बेस्ट वनडे का बैट्समैन विराट कोहली है जो 13,000 रन के साथ है, प्लस शुभमन गिल अभी पिछले एक साल से इतना अच्छा खेल रहा है। टोटल इन तीनों बैट्समैन ने मिला के वनडेयर्स में 25,000 रन बनाए हैं और उसके बाद इसको बैटिंग की डेप्थ चाहिए। ये मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ हो सकती है? ये ब्लेटेंट बदतमीजी है। लेकिन वहां घुमा फिरा के जवाब दे रहा है कि नहीं, हमको डेप्थ देखनी है। डेप्थ देखनी है इसलिए क्योंकि तुमको डर है कि तुमसे रन फिर नहीं बनेंगे। तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे खेलना कैसे है। और अब तो क्या हो गया है, नॉकआउट तो छोड़ दीजिए, अब तो ये इन स्विंगिंग बॉल, मैं सिर्फ पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी की बात नहीं कर रहा हूं, इन स्विंगिंग बॉल जब भी आएगी तब इसकी हालत पतली हो जाएगी और ये आउट हो जाएगा। और ये अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड के सारे बॉलर्स को पता चल चुका है। नेपाल में जो पहला ओवर उस नेपाल के करण केसी ने डाला है इसको, उसमें रोहित शर्मा 3 बार आउट होते होते बचा है। वो भगवान की कृपा से बच गया है कि इसका एज नहीं लगा, या एक तो बॉल प्लेड ऑन नहीं हुआ, ये उसमें भी इनर एज भी लगी और आउटर एज मिस करती हुई गई है बॉल वहां पे। इसको अब ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, लेकिन इसको डर है कि इससे रन बनेंगे नहीं, तो 8वें नंबर के बैट पे बैट्समैन को ले लो, चाहे वो बॉलर थोड़ा सा लेसर हो। तो इस तरह से टूर्नामेंट आप नहीं जीत सकते हो। और जब ये कह रहा है कि जो प्लेयर्स बाहर छूट गए हैं, दे हैव टू कीप देयर चिन अप, तो ये मुझे बताइए कि बैट्समैन कौन सा बचा है इंडिया में आप जिसको इसने नहीं लिया है टीम में? तो ये तो फिर चहल के लिए ही बात हो सकती है ना, कि चहल हैज टू कीप हिज चिन अप और वेट फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। चहल के साथ हमेशा ये लोग यही करते हैं कि वो उससे चाहते हैं कि नहीं, वो बैटिंग में रन बनाए तब हम उसको एज ए बॉलर टीम में लेंगे। अरे एज ए बैट्समैन तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया है पिछले 4 साल में? 2019 के वर्ल्ड कप की 5 सेंचुरीज में आपने, मैंने मान लिया कि आपने 5 सेंचुरीज मारी, लेकिन वो नॉकआउट के पहले की बात थी। उसके बाद से आपकी परफॉर्मेंस खराब ही हुई है, उसका क्या जस्टिफिकेशन है? लेकिन नहीं, मैं अपनी कमजोरी नहीं देखूंगा। मैं चाहूंगा कि 8वें नंबर पे मुझे एक ऐसा बॉलर मिले जो कि मुझे 20 रन 25 रन बना के दे। एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आप प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे। हालांकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इस पे हमारे रोहित बाबा का जवाब क्या था कि देखिए, इट इज वेरी गुड टू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज ऑलवेज अ बेटर प्रॉब्लम। तो मुझे एक बात बता दें, ये जो टीम सेलेक्ट, ये 15 की जो टीम डिक्लेयर हुई है, इसमें मैं आपको बताता हूं, विराट कोहली, सॉरी आपका ये रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, ये 4 पक्के हैं। इसके बाद कौन पक्का है? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, 4-4-8 ये हो गए। इसके बाद बचती हैं 3 स्पॉट्स, तो रविंद्र जडेजा हो गया 9वां, और उसके बाद बचते हैं 2 स्पॉट्स जिसमें से श्रेयस अय्यर या केएल राहुल की जगह एक कोई होगा। फिर इनके पास बचता क्या है 11वें नंबर पे? अब ये लोग क्या करेंगे, ये तीसरा सीमर नहीं खिलाएंगे, तीसरा सीमर नहीं खिलाएंगे और ये लेंगे केएल राहुल को भी टीम में, क्योंकि इनको बैटिंग का डर है। एक बात जग जाहिर है, बॉलर्स विन यू मैचेस। एक टाइम था, मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड कप की जो ये जो वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ 1975 से, तब से वेस्ट इंडीज की टीम का कॉम्पोजिशन क्या है? उनका हमेशा कॉम्पोजिशन ये रहा 6 बैट्समैन, 4 बॉलर्स और 1 विकेट कीपर।
वो कभी पांचवें बॉलर के बारे में नहीं सोचते थे और ना वो ये देखते थे कि विकेट कौन सा है और कंट्री कौन सी है और क्या है। उन्होंने लेफ्ट एंड राइट सब जगह सारी कंट्रीज में सबको धोया। क्यों? उनको अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस था। अगर विवियन रिचर्ड्स के सामने या गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेंड्स के सामने अगर कोई ये कह देता कि नहीं, एक काम करते हैं कि हम जरा ना एक बैट्समैन और ले लेते हैं एंडी रॉबर्ट्स को हटा के, तो वो वहीं कोच को पटक पटक के पीटते। क्यों? उनके लिए शर्म की बात थी। वो लेफ्ट एंड राइट जाके धुनाई किया करते थे पूरे दुनिया के बॉलर्स की, चाहे सामने विवियन वो ये आपका इयन बॉथम हो या इमरान खान, वो किसी से नहीं डरते थे। और उस टाइम वर्ल्ड में बॉलर्स की कोई कमी नहीं थी। आज तो उस तरह के बॉलर्स के आधे भी नहीं है। तेज बॉल फेंकने से कुछ नहीं होता है, बैट्समैन की टेक्निक बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो गई है। रोहित शर्मा ने इतना जबरदस्त उल्लू बनाने की कोशिश की है पूरी दुनिया को। कह रहा है कि हमको टीम के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि हमको कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाना है, कौन सा बैट्समैन खिलाना है। अरे भैया, तुम्हारा बस चले तो तुम तो 11 बैट्समैन खिला दोगे, क्योंकि तुमको अपनी खुद की बल्लेबाजी पे भरोसा नहीं है। ये कौन सा जवाब है यार कि किस बैट्समैन को खिलाना है? भाई साहब, अगर ये बात होती है ना तो ये सोचा जाता है कि बॉलर मुझे कौन सा खिलाना है किस टीम के अगेंस्ट। बैट्समैन का कभी सिलेक्शन टीम के हिसाब से नहीं होता है, ओपोनेंट की टीम के हिसाब से। ओपोनेंट की टीम के हिसाब से बॉलर का सिलेक्शन होता है। लेकिन यहां तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है कि तुम किस तरह से अपनी बल्लेबाजी की कमजोरी को छुपा दो और जितने ज्यादा हो सके बैट्समैन भर लो। तो मुझे तो पता है ये सबको खिला लेंगे। ये श्रेयस अय्यर भी खेलेगा, केएल राहुल भी खेलेगा और शार्दुल ठाकुर भी खेलेगा। इस वर्ल्ड कप की टीम में मुझे लगता है कि अगर किसी प्लेयर की टीम में पोजीशन 100% फिक्स है तो वो ये आपका शार्दुल ठाकुर है। क्यों? क्योंकि 8वें नंबर पे वो बैटिंग कर लेता है। बाकी ऊपर वाले तो सब घास छीलने गए, इनके बस का कुछ है नहीं। ये निहायत डरपोक अप्रोच है रोहित शर्मा की। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा से पिछले कम से कम 6 महीने से बात के मैं कह रहा हूं आपसे कि ये इनसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए। ये इनके हर मैच में 50 पे 4 और 70 पे 5 विकेट होंगे और ये हंसते हुए और बाद में रोते पीटते दिखेंगे आपको। और इनसे कुछ उम्मीद रखने की जरूरत है नहीं। बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं, हमको टफ चॉइसेस लेनी पड़ती हैं और जो भी टीम से बाहर होगा वो होगा और यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और हमको ये देखना है कि टीम के लिए क्या अच्छा है। भाई साहब, टीम के लिए अच्छा ये है कि 5 अच्छे बॉलर ले लो। 5 अच्छे बॉलर नहीं लोगे तो तुम्हारी औकात हमको पता है कि तुम 320 रन नहीं बना सकते हो। तुम चाहे 7 बैट्समैन खिला लो या 11 बैट्समैन खिला लो तो भी तुम 320 नहीं बना पाओगे। तो ये सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है कि आप बैटिंग में 320 और 350 रन कैसे बनाओगे। अगर आप वो नहीं बना सकते तो फिर उसके बाद आपने 8 बैट्समैन तो वैसे ही खिला रखे हैं, बॉलिंग आपकी वैसे ही वीक हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता कभी जसप्रीत बुमराह अगर बीच में अनफिट हो गया तो फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। अच्छा, एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में कहता है कि नहीं नहीं, हमको तो डेप्थ बैटिंग में भी चाहिए और बॉलिंग में भी चाहिए। और उसके बाद धीरे से फिर बॉलिंग की डेप्थ कुछ साइड में रख दिया और कहता है कि हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं कि हमारी बैटिंग में डेप्थ नहीं है, इसलिए हमको आखिरी में हमको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो कि हमको 15 रन 20 रन बना के दे सकें। और जो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के मैच का उदाहरण इसने दिया कि आपने देखा कि हम लोग आखिरी में 265 रन तक पहुंच पाए, बुमराह ने रन बनाए, ठीक है, लेकिन एक बार भी फूटे मुंह से इसने ये नहीं कहा कि हमारी हालत पतली हुई क्यों, हमको बुमराह के रनों की जरूरत क्यों है। शुरू के 4 बैट्समैन ने कितने रन बनाए? रोहित शर्मा ने बनाए 10, शुभमन गिल ने बनाए 10, कोहली ने बनाए 4 और उसके बाद फिर क्या हालत हुई तुम्हारी? 4 विकेट कैसे हो गए तुम्हारे? श्रेयस अय्यर ने 15 रन बनाए, ठीक है, वो अच्छा दिख रहा था खेलने में, उसका एक कैच हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। तो तुम्हारे शुरू के बैट्समैन ने 30 रन बनाए, उसके बाद तुम ये उम्मीद करते हो कि 8, 9, 10, 11 वाले आके 55 रन बना दे। जब तुम वहां पे मैच में बिल्कुल कबाड़ा करके आ जाओ शुरू के टॉप के 4, तो तुम चाहते हो कि 8, 9, 10, 11 वाले मुझे 55, 60, 65 रन बना के दें। तो ऐसी सिचुएशन छोड़ोगे तो फिर तो इसीलिए तो हमको तुमसे कोई उम्मीद है नहीं। सेमीफाइनल पहुंच जाओ रोहित शर्मा तो मेरी तरफ से बधाई। कितनी बदतमीजी और बेशर्मी से रोहित शर्मा ये कह रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने देखा
एशिया कप के पहले मैच में कि 8, 9, 10, 11 वाले की बैटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जॉब सिर्फ ऑपोजिशन को बॉल करके आउट करना नहीं है, आपका जॉब रन बनाना है। ये कॉलर पकड़ के कोई इससे पूछे कि भाई तेरा रोल क्या है, जवाब देगा इस बात का रोहित शर्मा कि एक बार जरा बता दे कि तुम 4 ऊपर वालों का रोल क्या है और तुम लोगों ने कितनी बार फुलफिल किया है, और अगली बार ये जब नॉकआउट मैच होगा तो क्या करोगे, और अगली बार तुम करण केसी को कैसे झेलोगे और उससे कैसे बचोगे, शाहिनशाह आफरीदी से अपना पैर और अपना डंडा कैसे बचाओगे। और बात करते हो कि बॉलर्स, शर्मनाक बिल्कुल इंटरव्यू, बिल्कुल बेशर्मी के साथ बदतमीजी करते हुए ये इंटरव्यू दिया है रोहित शर्मा ने। ये नालायक बोल रहा है कि हम 48 ओवर में आउट हो गए, हमने 50 ओवर अगर खेले होते आखिरी के हमारे बल्लेबाजों ने तो हम अनदर 10-15 रन जोड़ सकते थे। किसी जर्नलिस्ट ने इससे ये नहीं पूछा कि भाई साहब ये नौबत आई क्यों हमारी टीम 48 ओवर में ऑल आउट हो गई। मतलब तुम तो 40 ओवर में तुम 8वें नंबर के बैट्समैन को पहुंचा दोगे क्रीज पे, और उसके बाद उम्मीद करोगे कि 8, 9, 10, 11 वाले तुमको 50 ओवर तक खेल के दें। कोई है धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं उसमें। इतनी ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई मैंने कभी देखी नहीं है। इतना ज्यादा बेगैरत टाइप का ये आंसर है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया या कोई कहना नहीं चाहता है। जर्नलिज्म भी आजकल बिल्कुल ही बेकार हो गया है, ये संबंध बनाने वाले काम हो गए। नहीं तो वहीं पकड़ के और रोहित शर्मा को कोने में ले जाता कोई, और कान के नीचे देने की ये नौबत है ये कि क्या बकवास कर रहे हो तुम बॉलर से, कि नहीं हाउ इंपॉर्टेंट देयर जॉब इज विद द बैट ऑल्सो। अरे वो बेचारे गरीब बॉलर्स हैं, और तुम्हारी तो बिल्ली के बच्चे की तरह छींका टूट गया है, तुम्हारी लॉटरी लग गई, तुम कप्तान बन गए हो। ठीक है, वो बॉलर में से एक पूछ लेता कि भैया तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि मेरे को आखिरी में रन बनाने, तुम कब रन बनाओगे, क्या रह जाती फिर। लेकिन बेचारे सब लोग क्या है अपनी अपनी पोजीशन के लिए खेल रहे हैं, कोई क्या कर सकता है इसमें। हद है बेशर्मी की। रोहित शर्मा इज माइंडफुल ऑफ नोइंग व्हाट ही डज एंड व्हाट ही इज डूइंग। मतलब वी हैव टू कीप द कॉम्बिनेशन ऑल्सो राइट। कॉम्बिनेशन में रोहित शर्मा का 1 पॉइंट प्रोग्राम है, इसको बैट्समैन चाहिए। बॉलर्स तो उसने कह दिया ना कि बॉलर्स का काम तो विकेट लेने के अलावा बैटिंग करना है। मतलब फिर यही बात बैट्समैन से मैं क्यों ना पूछूं कि तुम क्यों नहीं बॉलिंग करते हो, तुम क्या अपने सर पे ताज लगवा के आए हो भगवान से कि नहीं सिर्फ तुम बैटिंग करोगे और वो भी कुछ तो भी बकवास करके चले जाओगे, कभी भी आउट हो जाओगे, और स्विंगिंग बॉल के आगे तो तुम्हारी बिल्कुल तो घर से निकलने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन बॉलर से सारी एक्सपेक्टेशंस है कि वो विकेट भी ले, उसके बाद रन भी बनाए। क्योंकि तुम्हारी तो 40 ओवर में बैटिंग आ जाएगी, 40 ओवर में बैटिंग आ जाएगी, क्योंकि हम बैटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सामने तो डिफिकल्ट कंडीशंस रहती हैं। हमारे सामने तो हमारे बाप बॉलिंग कर रहे होते हैं जो हमारे पिछवाड़े में घुसेड़ देते हैं बॉल, और हमको समझ में ही नहीं आता है। ये रोहित शर्मा ने नहीं कहा, और ना किसी जर्नलिस्ट ने पूछा। किसी पता नहीं जर्नलिस्ट से वो आवाज सुनाई नहीं दी मुझे। शायद किसी ने पूछ लिया कि 6 बॉलर आप खिलाओगे, तो जवाब दे रहा है कि नहीं, हो सकता है कभी हम 6 बॉलर खिला लें। मैं लिख के दे सकता हूं आज, और आप लोग भी नोट कर लीजिए। ये भूल जाइए कि रोहित शर्मा अपनी जिंदगी में कभी अपनी टीम में 6 बॉलर खिलाएगा। क्यों? इसको डर लग जाएगा कि नहीं फिर मेरी बैटिंग का क्या हो, मेरी बैटिंग की पोल खुल जाएगी। वो तो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने बैटिंग अगर नहीं की होती तो मुझे तो ये लगता है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जितना भी टाइम अवेलेबल था ना, उसमें ही मैच हार जाते ये। क्योंकि 48 ओवर तो हुए ना, बस 48 ओवर ही चाहिए थे। और क्या, ये 66 रन पे 4 विकेट थे, 130 पे पैक हो जाते ये लोग, और बस उसके बाद पाकिस्तान आके बाकी 20 ओवर में मैच ठोक देता। तो रोहित शर्मा, तुम कुछ कहो या मत कहो, तुम्हारे अंदर मन में क्या है ये हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। लेकिन अफसोस ये है कि हम जर्नलिस्ट नहीं है, नहीं तो हम तुम्हारे कपड़े फाड़ के रख देते वहां। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हुआ है कि रोहित शर्मा से इन्होंने ये कहलवा दिया कि हमारे पास ये बेस्ट कॉम्बिनेशन था, हमने बेस्ट टीम सिलेक्ट की है, और इसमें हमने 4 सीमर, 3 ऑलराउंडर और 9 बैट्समैन ले लिए हैं, और हम इससे बिल्कुल बेस्ट टीम, और हम किस टीम के अगेंस्ट हमको क्या खिलाना है वो हम देखेंगे। लेकिन ये आप भूल जाइए
कि अक्षर पटेल को कोई एज ए बॉलर मौका मिलने वाला है। वो अगर खेलेगा तो एज ए बैट्समैन ही खेलेगा। और अजय ये अपने रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल का वैसे तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इसको टीम में होना नहीं चाहिए था। ये इन लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफी ये की है कि होम टीम होने का ये एडवांटेज उठा ही नहीं रहे। इनको अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन चहल को लेके आना चाहिए था, वॉशिंगटन सुंदर को लेके आना चाहिए था टीम में, और उसके बाद पूरी इंडिया आपके लिए है। अगर आपका कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है, आप किसी को भी आईसीसी से परमिशन लेके ले सकते हो। होम टीम का एडवांटेज ये है। लेकिन इनको ये बात समझ में ही नहीं आती है। आप अपनी बेस्ट टीम में सारे कॉम्बिनेशन, सारे वेरिएशंस ले लेते, और चहल को नहीं लिया इन्होंने। ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर की है, ये इनको बहुत बुरी तरह से परेशान करने वाली है। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ईशान किशन और केएल राहुल अगर दोनों हैं तो आप किसको खिलाएंगे? तो रोहित शर्मा बोलता है कि नहीं, सिलेक्शन तो देखिए जिसने भी अंडर प्रेशर अच्छा खेला है उसका होगा। अब अंडर प्रेशर तो ईशान किशन ने भी रिसेंटली खेला है, लेकिन यहां पे ये बात छुपा के गया है कि अभी कीपिंग में केएल राहुल फिट नहीं है, लेकिन एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूं आपको, ये पक्का खिलाएगा उसको। अब इसके सामने भी हालांकि धर्म संकट होगा कि ये दोस्ती श्रेयस अय्यर से निभाए या केएल राहुल से। और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों का वनडे में रिकॉर्ड अच्छा है, दोनों का भी 45 के ऊपर का एवरेज है, और श्रेयस अय्यर का बॉडी लैंग्वेज मुझे बेटर लगता है। और अभी देखते हैं ये पता नहीं क्या भंड मारने वाला है। वॉशिंगटन सुंदर के भी बारे में बात हुई। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को इनको टीम में लेना चाहिए था। एक इनकी जो लेफ्ट हैंडर की प्रॉब्लम है बैट्समैन की, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और आपको वो एक ऑफ स्पिनर का तो ऑप्शन देता ही देता है। कोई भी टीम मुझे ऐसी नहीं दिखती है वर्ल्ड कप में जिसमें कि कोई ऑफ स्पिनर ना हो, और हमारे यहाँ तो ऑफ स्पिनर का लेग स्पिनर भी नहीं है। और उस पर अजीत आगरकर का जस्टिफिकेशन ये है कि नहीं नहीं नहीं, वो कुलदीप यादव जो है वो लेफ्ट हैंडर से अवे भी निकालता है बॉल, तो मतलब ये है कि उसको हम ऑफ स्पिनर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जितने भी ऑफ स्पिनर हैं यहाँ इंडिया में, उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए कि मतलब अब तो वो कुलदीप यादव है तो हमारा तो करियर ही खत्म है। जो बैटिंग का जो ऑप्शन आपको देता है लेफ्ट हैंडर, और वॉशिंगटन सुंदर अच्छे अच्छे बैट्समैन से ज्यादा अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन नहीं, आपके फेवर में अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो ये तो था देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स। मैंने आपको जिस दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैंने अपने कमेंट्स भी दिए हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा बच के निकलने की कोशिश कर रहा है या नहीं? यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसने अपने आप की बैटिंग की कमजोरी को छुपाने की कोशिश की है। पूरे उसको 8, 9, 10, 11 पे भी बॉलर्स के साथ साथ बैट्समैन भी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि आईसीसी को एक अभी नया फॉर्मेट शुरू करना चाहिए, जिसमें कि एक जब बैटिंग करे टीम तो उसमें 11 बल्लेबाज हों, और उसके बाद जब बॉलिंग करे तो उसमें 11 गेंदबाज हों। तो एक नया फॉर्मेट इजाद करने वाला है रोहित शर्मा, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहेगा कि मेरे बस की अब बैटिंग रही नहीं है, मुझे टीम से निकाल दो। और ये देख लेना आप, अभी ये कोई बहुत इन तेलों में ज्यादा तेल है नहीं। इनकी जो पिछले 4 साल से रिकॉर्ड चला आ रहा है, हमको तो आदत हो गई है 100 रन पे 5 विकेट की, और उसके बाद फिर आके कहीं कोई एक आध बेचारा गरीब आदमी लगा रहता है मेहनत करके, तो इनका स्कोर बना देता है। लेकिन इनको चाहिए 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे भी बैट्समैन। 4 शुरू के जो बल्लेबाज हैं उनसे कोई क्वेश्चन मत करो आप, क्योंकि वो तो बहुत प्रेशर वाला काम करते हैं, और प्रेशर वाले काम में उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है वो हमने देख ली है। हाँ, लेकिन जब साड़ी कोई टीम होगी सामने तो फिर वहां पे चले आएंगे रन बनाने के लिए। अभी नेपाल के सामने रोहित शर्मा ने जो रन बनाए हैं 71 रन, मैन ऑफ द मैच लेते हुए उसको शर्म नहीं आई। जिस तरह का पहला ओवर उसने खेला है, और पहला ओवर ही क्या, उसके अलावा भी आप देखिए, आपने अपने ये रोहित शर्मा के पूरे करियर में आपने कभी उसको रिवर्स स्वीप मारते हुए देखा है? कभी रैंप शॉट मारते हुए देखा है? वो नेपाल के बॉलर्स के सामने उसने रिवर्स स्वीप भी मारा और रैंप शॉट भी मारा। आज तक मैंने उसको ये शॉट्स खेलते हुए नहीं देखा है। और मजाल है तेरी, मार्क वुड के सामने जरा एक बार लगा के बताना रैंप शॉट, वो बॉल इसके हिलने के पहले आके इसके मुंह पे लग जाएगी। पाकिस्तान के सामने तो ये क्या हो जाता है, मारा रैंप शॉट, स्वीप शॉट मारा, वहां तो पता है ये अगले मैच में भी शाहिनशाह आफरीदी से ये बोल्ड हो जाएगा या एलबी हो जाएगा। अभी 10 तारीख को मैच जरा होने तो दो आप। तो अब देखिए, मेरे लिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीम सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि देखिए टीम तो कहने को ये है कि बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स ये हैं। हालांकि
मेरे लिए बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स ये नहीं है। इस टीम में सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती है, और इस टीम में मुझे तो ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर की जगह और स्काई की जगह एक वाशिंगटन सुंदर होना चाहिए, और दूसरा आपके पास होना चाहिए यजुवेंद्र चहल। ये दो मिलने के बाद टीम परफेक्टली कंप्लीट होती, लेकिन ये डरपोकों ने टीम का कबाड़ा करके रखा है, और सूर्य कुमार यादव की ये पूरी तरह से बेइज्जती करवा के छोड़ेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी मैच में उसको खिलाएंगे, और खिला दे तो मेरे लिए तो बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि अभी तक तो ही हैज नॉट बीन एबल टू सॉर्ट हिमसेल्फ आउट इन अ वनडे मैच। क्योंकि जिस तरह से वो अभी वेस्ट इंडीज टूर के पहले जो ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस जिसमें ये 0 पे आउट हुआ तीनों मैचेस में, वो देख के साफ साफ लगता है किसी ने भी जरा सी भी अगर क्रिकेट खेली हो उसको समझ में आता है कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इस बॉल पे क्या करूं, आगे जाऊं या पीछे जाऊं या स्वीप मारूं। T20 मैच होता तो ये धड़ल्ले से स्वीप लगा देता, लेकिन वनडे मैच में अलग होता है। बॉलर्स वहां ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और यहां इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको भी समझ में आता है ये कि ओवर्स बहुत ज्यादा हैं, अगर मैं यहां पे आउट हो गया तो क्या होगा। तो अभी पहले उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, लेकिन ये बिना प्रूव किए हुए, और ये तो भगवान की कृपा है कि इन्होंने तिलक वर्मा को नहीं ले लिया, नहीं तो ये तो कोई भरोसा नहीं है, उसी को ले लेते जिसने कि एक भी वनडे मैच खेला भी नहीं है। बाकी अब देखिए, हम फैंस की तो ये हालत है कि कुछ भी कहें, कैसी भी सड़ी टीम या कैसा भी सड़ा कप्तान हो, हमारी तो मजबूरी है इनको हेल्प करना, या इनको बर्दाश्त करना, इनको सपोर्ट करना। अब वो हिमांशु पाल हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी टीम के कोचेस के बारे में इतनी क्यों बात होती है, और बाकी ये इंग्लैंड की टीम या कौन सी टीम का वो डेनियल वेटोरी उनका वो है कोच है, मैं भूल गया किस टीम का है, उसके बारे में तो कभी बात नहीं होती। तो हिमांशु, बात वही है कि यहां हमारे यहाँ ना हाइप ज्यादा क्रिएट की जाती है, बाकी करना धरना किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस भी इररिलेवेंट पूछे जाते हैं। आपको 8, 9, 10, 11 नंबर पे जहां बैटिंग की बात हो वहीं जर्नलिस्ट को कॉलर पकड़नी चाहिए रोहित शर्मा की कि फालतू बात तो कर मत, तू ये बता अगले मैच में रन कैसे बनाएगा शाहीन अफरीदी के सामने या करण केसी के सामने, जब बॉल अंदर आ रही होगी तो तू डंडा कैसे बचाएगा अपना। लेकिन है किसी जर्नलिस्ट की ये दम? वो तो सारे लोग इस पे आ जाते हैं कि वो ये राहुल द्रविड़ क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। अरे उसके पहले बैट्समैन क्या कर रहे हैं? ये आई एम श्योर कि बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, ये किसी भी प्लेयर को कुछ नहीं बोल पाते होंगे इंडिया में, क्योंकि इनका खुद का स्ट्रेचर कुछ है ही नहीं। अब डेनियल वेटोरी अगर किसी को कुछ बोलेगा तो वो सिखाने के लायक भी है। डेनियल वेटोरी अपने आप में वो ऐसा बॉलर था कि जो किसी भी विकेट पे बैट्समैन की हालत पतली कर देता था, बांध के रख देता था वो बैट्समैन को। बाकी ना तो हमारे यहाँ कोई प्लेयर ऐसे हैं, ना बॉलर ऐसे हैं, और कोचेस की तो बात ही आप छोड़ दो। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है मेरा एनालिसिस कि ये क्या कुछ कर पाएंगे, या रोहित शर्मा सर्फ बॉलर्स के सर पे ही छोड़ के चला जाएगा? देखते हैं क्या होता है इनका। अभी 10 तारीख को इनके मैच में पता चल जाएगा पाकिस्तान के साथ। मैं तो चाहता हूं ये मैच हो किसी भी हालत में, चाहे भले 50 ओवर का ही हो, एक आधा ही मैच हो, लेकिन होना चाहिए। फिर देखेंगे हम रोहित शर्मा की बातें। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।